हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजश्री पढ़ाई। मैं सरिता डंगवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल एक अलग चीज़ है और रिएक्शन और इक्वेशन एक अलग चीज़ है। दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। तो पहले हम जानेंगे कि रिएक्शंस क्या होती हैं। कोई भी एक चीज़ कुछ नया बना दे, या कोई भी दो चीज़ कुछ नया बना दे, या फिर बहुत सारी चीज़ें मिलकर कुछ नया बना दे, तो इन्हें हम रिएक्शंस कह देते हैं। अब रिएक्शंस टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है फिजिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन तो हम अपना क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, और हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी वन और मोर देन वन, यानी कुछ भी चीज़ें एक हों या एक से ज़्यादा हों, कुछ नया बना दें और वापस अपनी पुरानी स्थिति में भी आ जाए, तो ये फिजिकल इक्वेशन के रिएक्शंस होती हैं। यानी कि अगर अगर वाटर है, ये आइस बना रहा है, आइस वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ सकता है, तो यानी ये कैसे रिएक्शन है, ये है फिजिकल रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है। तो यानी कि कोई भी चीज़ जब कुछ नया बनाती है और वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है, तो उसे हम फिजिकल रिएक्शन कह देते हैं। ये हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब भी कोई एक या एक से ज़्यादा चीज़ या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस, पदार्थ, साइंस के लैंग्वेज में पदार्थ, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके कुछ नया बना दे, लेकिन अब वो अपनी पुरानी स्थिति में या पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आ पाए फिजिकल मेथड से, तो ऐसी रिएक्शंस को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है। यानी कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब कुछ नया बनाता है और वो अपनी इनिशियल स्टेट में जहाँ से वो मिलके बना है वापस नहीं आ सकता फिजिकल मेथड से, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। और जो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है उसे हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। यानी कि ये साइंस में इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन, कोई भी, जैसे हमने वाटर लिया था, वाटर तो सिंगल था, या फिर अगर हम मिल्क ले लें, मिल्क से हम कर्ड बना लें, कर्ड वापस मिल्क नहीं बन सकता, तो यानी ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, यानी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कुछ नया बना दे, और एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, और ये फिजिकल मेथड से अपनी वापस इनिशियल स्टेट में ना आ पाए, तो ऐसे रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शंस। हमें इतनी बात समझ में आती है कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में एक मेन डिफरेंस क्या होता है, कि फिजिकल रिएक्शंस अपनी पुरानी इनिशियल स्टेट में आ सकती हैं और केमिकल रिएक्शंस नहीं आती हैं। इतनी बात समझ में आती है। यानी कि अगर हम सभी बोलेगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फंडा याद करने का, बेटा ये इरिवर्सिबल होती हैं, इन्हें हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं, यानी कि जो वापस रिवर्स नहीं होती। और फिजिकल रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल कह देते हैं, कि वो वापस मतलब वाइस वर्सा हो सकती हैं। ठीक है। तो ये कॉमन रिएक्शन होता है इनमें। नेक्स्ट हम चलेंगे अब अपनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी केमिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस है। यानी कि जो इनमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि मतलब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब कुछ होता है कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शंस में ऑब्जर्वेशन क्या होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट क्या करता है, तो चेंज इन स्टेट, यानी कि जब वाटर की अलग स्टेट रही होगी, वाटर कैसा था, लिक्विड था, क्या आइस लिक्विड है, नहीं, आइस क्या है, सॉलिड है, यानी कि चेंज इन स्टेट। वैसे हम लिक्विड नहीं करते, हम एक्वेस करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कलर में भी डिफरेंस होता है। अगर हम इस वाले रिएक्शंस को ना लें, हम गेट कर लें, जैसे कि हमारे पास हम ले लेते हैं रॉ राइस, या फिर हम ले लेते हैं किसी भी तरह का कोई भी खाना, दाल का पहले रंग कुछ और होता है, दाल पकने के बाद कुछ और हो जाती है। कुकिंग फूड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो दोनों में कलर चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर में भी चेंज होता है, यानी पहले अलग टेम्परेचर रहा होता है उसका, और बाद में उसके उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाते हैं। बेसिकली जो ये है, यही चीज़ आगे जाके हम केमिकल क्वालिटीज़ में भी पढ़ते हैं, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। हाँ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वो टेम्परेचर में ही आ जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्यूट होती है, बात समझ में आता है। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम यानी कि एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कुछ नया बना दें,
और वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में ना आ पाए फिजिकल मेथड से। तो ऐसे प्रोसेस को तो हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन अपने अंदर कंसिस्ट क्या करता है, इन्वॉल्व क्या करता है, जब ये होती हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, तो अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हमें ये पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन है, हाँ ये चेंजमेंट हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शंस है। तो हम ये जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती कौन कौन सी हैं। यानी कि मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि हमारे डेली लाइफ में देखते हैं कि पानी जम के बर्फ बन जाता है, लेकिन ये कैसी है, फिजिकल रिएक्शन है। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि दूध बन के दही जम जाता है, ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में दही वापस मिल्क नहीं बन सकती, ये अपनी इनिशियल स्टेट को गेट नहीं कर सकती। ऑल्दो पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ वापस पानी में आ सकता है, तो फिजिकल रिएक्शन हो गई। यानी कि हमें ये पता था ना कि एवोल्यूशन होती क्या है। तो हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो पहले आएंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो खाना हम खाते हैं। बेटा ये टुकड़ा, ये सॉरी, कोई रोटी का टुकड़ा होता है या फिर एनीथिंग, एनी अदर काइंड ऑफ खाना जो भी हम खाते हैं, जब हमारे पेट में जाता है, जब बुकल कैविटी स्टार्ट होती है, उस पर जो भी प्रोसेस होता है, फूड पाइप में जाता है, देन ऑजियोफेगस, जब वो खाना पेट में जाके पच जाता है, क्या वो वैसा ही होता है जैसा हमने वो स्टार्टिंग में खाया था? डिफरेंस होता है ना। तो यानी कि, और क्या अब वो पचने के बाद क्या वो वैसा ही खाना बन सकता है जो हमने खाया था? नहीं आ सकता, वो अपनी वापस इनिशियल स्टेट में गेट नहीं कर सकता। तो यानी डाइजेशन ऑफ फूड इज अ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये हमारा डेली लाइफ में होता है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। ये इसी प्रोसेस से, इनहेल और एक्सहेल से हमारा जो खाना है वो पचता भी है। यानी ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, कनेक्टर है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक समझने वाली चीज है। मैं एक एग्जांपल ले देती हूँ कि मेरे पास एक आयरन की नेल है, ठीक है, ये आयरन की एक नेल है। अगर मैं इसको बाहर हवा में रख देती हूँ, एयर आएगी, टकराएगी, जो इसके ऊपर आयरन होगा ना बेटा, जो इसके ऊपर आयरन होगा वो हवा से रिएक्ट करेगा। जो आयरन होगा वो हवा से रिएक्ट करेगा, यानी कि तो वो क्या करेगा, कुछ जंग देखते हैं, हम देखते हैं कि लोहा कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो जाता है। यानी ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, हम सब उसी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन आयरन से, Fe से रिएक्ट करती है तो इसके ऊपर कुछ जंग लग जाता है। आपने देखी होगी अपने घर में जंग लगी हुई कीले। क्या हम किसी भी मेथड से, कैसे भी करके, हम कितना भी रब कर दें इसे, क्या हम इसे वापस बिल्कुल नई जैसे पहले थी आयरन नेल वैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी कि जो जंग लग चुकी है कील, वो आयरन रस्ट हो चुका है, अब हम उसे वैसे ही न्यू आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, ये तो हमने हवा में रखा, आप कभी देखते होंगे हमारी कभी बालों का क्लिप वगैरह नॉर्मल डेली लाइफ में क्या होता है, वो कभी बाथरूम में छूट जाता है, उसमें क्या लगता है, अब यहाँ पे एयर, यहाँ पे वाटर ले लें, उसमें पानी लगता रहता है। बेटा पानी में भी ऑक्सीजन होती है, तभी एक्वेटिक एनिमल पानी में सांस ले पाते हैं, ठीक है, उसमें भी ऑक्सीजन है, वो भी लगेगा। आप देखेंगे बाथरूम में लगी हुई जो कील होती है वो भी क्या होती है, जंग खा जाती है। तो यानी कि जब भी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यानी जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है, थोड़ा टिपिकल वर्ड हो जाता है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का जंग लगना, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो बेसिक एग्जांपल मैंने आपको इनिशियल बताया था कि जब भी दूध से दही बनता है, दही वापस इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। तो यानी ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। और मैंने आपको बताया था इससे पहले कि केमिकल रिएक्शन अपने अंदर इन्वॉल्व्स क्या क्या करती है, मतलब क्या क्या कंसिस्ट करती है। चेंजिंग स्टेट बताई थी, क्या चेंजिंग स्टेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। खाना पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। रेस्पिरेशन स्टेट हो रही है चेंज, बिल्कुल हो रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले न्यू आयरन कैसा था, जंग लगने के बाद आयरन कैसा हो गया, स्टेट चेंज हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बिल्कुल स्टेट चेंज। अब वो जो ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी, आप सब वो देखेंगे, वो इन सब में अप्लाई हो रहे होंगे। और वो ऑब्जर्वेशन क्योंकि इन रिएक्शंस में अप्लाई हो रही हैं, इसलिए क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आती है। हमने ये जान लिया कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है,
केमिकल रिएक्शन अपने अंदर क्या क्या ऑब्जर्व इन्वॉल्व करती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो इन ऑब्जर्वेशंस को अपने अंदर रखती हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होती हैं। फिर बात आती है कि भाई ये तो पता लग गया कि कोई भी दो चीज़ें मिलके रिएक्शन बना रहे हैं। अब जो दो चीज़ मिल रही हैं वो है क्या, हम उन्हें कहते क्या हैं, जो बन के आ रहा है वो क्या है, हम उसे कहते क्या है। तो फिर हम आते हैं कि रिएक्टेंट में। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला है कि अगर एग्जाम्पल है, अगर मिल्क कर्ड बना रहा है तो बेटा मिल्क क्या होगा, मिल्क होगा हमारा रिएक्टेंट। क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ, रिएक्टेंट। मिल्क हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट। कर्ड बन के आ रही है, ये फॉर्म्ड हो रहा है, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। बात समझ में आई। यानी कि जब भी मैं किसी चीज से कुछ बनाऊंगी तो जिससे मैं बना रही हूं वो होता है रिएक्टेंट। क्या होता है वो, रिएक्टेंट जो बनाएगा, और जो बनकर आएगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट। वो क्या होता है, हम नॉर्मल तो साइंस है, हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को देखते हैं तो कहते हैं कि आज के दिन प्रोडक्शन कितना हुआ, आज के दिन कितना सामान बनकर आया। सेम वही लैंग्वेज है यहाँ पर भी। यानी कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं हु टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी मिल्क पार्ट ले रहा था, मिल्क रोल प्ले कर रहा था, मिल्क ने आगे दही बनाई, एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड, जो बनकर आया वो क्या होता है, प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आती है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे ये कह दूं, मैं अगर कह दूं मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, A प्लस बी ये मिलके बना रहे हैं C। तो A प्लस बी रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक्ट कर रहे हैं, ये पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, पहले दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। ये है ना हु टेक पार्ट, जो मिलके पार्ट ले रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट। फॉर्म्ड जो बनकर आ गया, मिलके क्या बनाया, वो क्या होगा, प्रोडक्ट। बात समझ में आती है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन्स, जब मैग्नीशियम, ये एक प्रैक्टिकल है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है केमिस्ट्री में। व्हेन मैग्नीशियम, इसके रिबन्स होते हैं, यानी हम इसके आप एक सिंपल से आप तार लेके मान लीजिए, तार, जब मैग्नीशियम रिबन्स को हम जलाते हैं इन एयर, एयर मीन्स कुछ भी नहीं, यहाँ पे एयर का मतलब होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। जब हम एयर में इसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स देता है। मैंने बताया था जब हम रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने क्या सीखा था, जो आयरन होता है उसके ऊपर हवा लग रही है, लेकिन वो हवा क्या है, वो एयर ही है। बात समझ में आती है। पानी लग रहा है, पानी में क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो असल में वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और वो ऑक्सीजन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो वही हाल हुआ है, मेरे पास मैग्नीशियम था, मैंने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, क्योंकि ये बनकर आया है, ये हमारा है प्रोडक्ट। नीचे लिखते हैं, ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे रिएक्टेंट, इन्होंने रोल प्ले करा है और मिलकर एक रिएक्शन करी है, उस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनकर आया है। ये MgO2, 2Mg, 2MgO। केमिकल इक्वेशन जब हम करेंगे तो हम, अभी मैंने 2 क्यों लगाया, ये हम इक्वेशन में बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहले समझ में आया, जो बना रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है, जो कुछ टेक पार्ट ले रहा है, जो कुछ काम कर रहा है, वो क्या होगा, रिएक्टेंट। जब वो कुछ बना देगा, फॉर्म कर देगा, वो क्या होगा, प्रोडक्ट। यानी कि सेम ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में कुछ रोल प्ले करा, कुछ टेक का पार्ट लिया और बना क्या दिया, मैग्नीशियम। बात समझ में आती है। हमें पता लग गया कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन नॉर्मली इक्वेशन है, हम जिसके सहायता से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ इक्वेशन बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखते हैं। केमिकल इक्वेशन अपने अंदर कंसिस्ट करता है यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस आएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस आएंगे उनके सिंबल को लिखा जाएगा, ठीक है।
विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन किया जाएगा। यानी कि मुझे अब केमिकल रिएक्शन लिखते समय सब्सटेंस का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है जो रिएक्टेंट में और जो प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, मैं केवल सब्सटेंस का सिंबल लिख दूंगी और उनकी फिजिकल स्टेट लिख दूंगी और जो इक्वेशन से वो रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। गिव्स अस यानी कि ये और ये क्या है बेटा, इसके ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है बेटा, इसका प्रोडक्ट है। उन्होंने क्या कहा था ऊपर कि सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस होते हैं उनके सिंबल्स को हम डिनोट करेंगे इसमें। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, S मींस सॉलिड। ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस। क्या देगा हमें ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg और O2, मैग्नीशियम जल रहा है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, इसकी कैसी होती है, सॉलिड। मैंने इस स्टेटमेंट को इस इक्वेशन से डिफाइन कर दिया, यही इक्वेशन केमिकल इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सब्सटेंस के सिंबल को लिखा जाता है, उनके सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसके भी सब्सटेंस के सिंबल को और उसके सॉलिड फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है। इन्हें हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा, और केमिकल इक्वेशन अपने अंदर कंसिस्ट करती है यूज होने वाले सब्सटेंस के सिंबल और उनकी फिजिकल स्टेट को, ठीक है। अब हम इसको बेटा आगे हम क्या सीखेंगे कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे कि क्या बैलेंस है, यहाँ पे ये MgO है और ये MgO2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इसे कर दूं आगे से, अब 2Mg और 2O, Mg के 2 और ऑक्सीजन के भी 2, लेकिन यहाँ पे तो Mg का 1 ही है, तो ये बैलेंस हो गई है। आगे हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करता है, ठीक है। एक बार आप पढ़िए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इनकी सहायता से हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, ये रिएक्शन में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके सिंबल्स और उनकी फिजिकल स्टेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें पता लग चुका है केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने कोई बेसिकली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ये एक हिडन ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हमें स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता इसका। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो हम नोटिस करते हैं, हमें एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, इक्वेशन में यूज होने वाले एलिमेंट के एटम को हम बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट प्रोडक्ट में होंगे। बस इतना होता है कि रिएक्टेंट जो होते हैं उनसे मिल के रिएक्शन होके उन्हीं से मिलके कैसे भी कुछ अलग डिफरेंट बच जाता है, लेकिन एलिमेंट वही रहते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे आयरन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, वहां भी आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे आयरन था, यहाँ पे वाटर था, वहां क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। आयरन ने जो पानी के अंदर ऑक्सीजन थी उसके संग रिएक्ट हुआ और आयरन ऑक्साइड बना दिया। जो वाटर का हाइड्रोजन बचा वो गैस बन के इवॉल्व हो गया। तो रिएक्शन कुछ डिफरेंट हो जाती है, इसलिए उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, लेकिन एलिमेंट वही होते हैं जो रिएक्टेंट में होते हैं, वही प्रोडक्ट में होते हैं। तो हम उन्हीं एलिमेंट के एटम को बैलेंस करेंगे। केमिकल इक्वेशन में यूज होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम को हम बैलेंस करते हैं। बात समझ में आती है इतनी, देखेंगे कैसे। मेरे पास यहाँ पे आयरन एलिमेंट के कितने एटम थे, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3, हाइड्रोजन के 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन के 4 बैलेंस करने हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटम को कम नहीं कर सकती, मैं केवल मल्टीपल करके इनको ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं कम नहीं कर सकती। मेरे पास जो रिएक्शन दी होगी वो रिएक्शन एज इट इज रहेगी। तो पहले जो रिएक्शन हमने दी होती है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करते, इसलिए हम बेसिक रिएक्शन एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड को हम कवर अप कर रहे हैं ब्रैकेट में, कि मैं इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करूँगी। अब मैं देखूंगी आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, कम तो मैं कर सकती नहीं, क्या करूँगी मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, हो गए 3 आयरन, हो गए ना 3 आयरन। पहले इनकी बेसिक कंडीशन क्या थी, यहाँ पे 1 आयरन था, यहाँ पे 3 आयरन थे, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर भी 3 हो गए,
बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हटा तो सकती नहीं मैं 4, मैं क्या करूंगी ऑक्सीजन के 4 को मल्टीपल करके बढ़ा दूंगी। तो मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी तो बेटा इसके ऑक्सीजन तो हो गए इक्वल, 4O हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गए, 4 की मल्टीप्लाई अगर ऑक्सीजन में अंदर हो रही है तो अंदर तो H भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 2 जा 8, इनकी मल्टीप्लाई हो गई। हाइड्रोजन के एटम से मल्टीप्लाई 8 हो गए हाइड्रोजन के। यहां मैं 8 करने के लिए क्या करूं, यहां मैं 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करी है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था, 1 था, क्योंकि ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुई, H तो उसके साथ था, तो बाय डिफॉल्ट 4 से मल्टीप्लाई हो गई, और यहाँ पे तो 4 पहले से था। ठीक है सब। अब इसकी जो नॉर्मल ये बैलेंस करना था, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इक्वेशन को तो हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल्स हैं, सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट में तो लिखते हैं, लिखेंगे ऐसे हम इसे 3Fe सॉलिड स्टेट, नाम क्या है आयरन, 4H2O लिक्विड, नाम क्या है वाटर, गिव्स Fe3O4, नाम क्या है आयरन ऑक्साइड, 4H2 गैस इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन, सॉलिड स्टेट लिक्विड, बेटा ये ना गैशियस स्टेट है, क्या है गैशियस स्टेट। ठीक है ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन और बैलेंस करती हूँ, बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग कर लेंगे। टैबुलेशन आप बस केवल 1 या 2 बार ही बनाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस होती रहेगी ना। अच्छा, अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रही है तो हम एक सेशन प्रैक्टिस का भी रख देंगे, जिसमें हम अप्रॉक्स 20 to 30 केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस करना सीखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे पास जैसे सोडियम था और क्लोरीन था, फिजिकल स्टेट के साथ लिखूं, क्लोरीन कैसे फॉर्म में होती है गैशियस, बन के आया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है बच्चों सोडियम क्लोरीन क्लोराइड। Na कितने एलिमेंट को देखते हैं, एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, Na का तो एक एटम है, Na तो चल गया, क्या क्लोरीन के 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना एक ही है, क्या करेंगे हम, घटा तो हम सकते नहीं, बढ़ाएंगे 2NaCl, कितना कर देंगे 2NaCl। अब यहाँ पे 2Na हो गया, लेकिन यहाँ पे तो एक ही Na है 2Na, इन्हें हम कहते हैं बैलेंस करना, क्या कहते हैं इन्हें बैलेंस करना। ठीक है, एक और लिखते हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। मेरे पास मैग्नीशियम था सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, क्या देता है ये बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसी फॉर्म है गैशियस, कैसी फॉर्म है सॉलिड, Mg सिंगल है, ऑक्सीजन 2 है, Mg सिंगल है, ऑक्सीजन भी सिंगल है, एक ही है, क्या करूंगी मैं, कम तो कर सकती नहीं, मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 2 अगर O के साथ मल्टीपल होगा तो 2 Mg के साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे भी 2 Mg, बैलेंस है रिएक्शन। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए और प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, हम एक सेशन जिसमें केवल बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही करवाएंगे प्रैक्टिस। ठीक है,
कम से कम हम उसमें मिनिमम 40-50 तक करवा देंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर क्यों रहे हैं, हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी है कि अगर आयरन एलिमेंट का 3 एटम इधर है तो 3 एटम ही उधर होने चाहिए। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि एलिमेंट्स के एटम को हम दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करके चल रहे हैं, हम उन्हें इक्वल क्यों कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने रूल पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस रूल के मुताबिक हमको 9th क्लास में ये समझाया गया था कि जो मैटर होता है केमिकल रिएक्शंस में, वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही वो अपने मन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पढ़ा था हम सब ने कि मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। तो अगर मैटर क्रिएट नहीं हो सकता अपने मन से, तो ये तो फैक्ट है कि अगर इधर आयरन और क्लोरीन है, तो उधर भी आयरन और क्लोरीन ही रहे होंगे, उसके अलावा कुछ और नया नहीं बन सकता, क्योंकि कहा गया है कि मैटर क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय। अगर इधर आयरन और क्लोरीन है तो वहाँ पर आयरन और क्लोरीन भी होंगे, चाहे उनसे मिलकर कुछ भी बना हो, लेकिन आयरन और क्लोरीन रहेंगे ज़रूर, क्योंकि डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कि जो मैटर, लेट सपोज हमारे पास एक मैटर ए है और एक मैटर बी है। मैटर को आप यहाँ से एलिमेंट से कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास ए है और बी है। अब रिएक्शन क्या बनेगी, नाइदर बी क्रिएटेड। ये मुझे पता है कि अब कुछ अलग एलिमेंट सी नहीं बन सकता, ये मुझे पता है। जो भी बनेगा वो ए और बी से मिलकर ही बनेगा, ये नहीं बन सकता। क्यों, नाइदर बी क्रिएटेड का है, नॉट डिस्ट्रॉयड। और मुझे ये भी पता है कि ए और बी ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से ना आए, क्योंकि डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। ए और बी को मैं खत्म भी थोड़ी ना कर सकती हूँ, यानी जो भी आएगा वो ए और बी से मिलकर ही आएगा। कुछ ए और बी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता और कुछ नया आ भी नहीं सकता। बात समझ में आती है। यानी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे मैं अगर रिएक्शन करूंगी H2 प्लस Cl2, क्या मैं यहाँ पे NaCl बना दूं? क्या ऐसा बन जाएगा? मेरे पास हाइड्रोजन क्या है, मैटर है। क्लोरीन क्या है, मैटर है, सब्सटेंस है। मैंने ये तो कहा था कि बेटा मैटर, एलिमेंट, सब्सटेंस, यहाँ पे हम तीनों को एक ही चीज कंसिडर करेंगे। एक्चुअली में जो एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। क्या है? प्योर सब्सटेंस। कि अगर ये प्लास्टिक है तो फिर ये प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक को मैं अब किसी मेरे पास कोई आयरन है, मैं उससे रिएक्ट करा रही हूँ, सिंगल, ठीक है, एलिमेंट कोई भी सिंगल है। तो हाइड्रोजन एक तरह से क्या है, एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है। ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्या Na यहाँ पे क्रिएट नहीं हो गया कुछ नया? लेकिन क्रिएशन के लिए तो मना किया गया है, कुछ क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। और हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। यानी कि जो भी बनेगा वो H2 और Cl2 से मिलकर ही बना होगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये तो फैक्ट है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोबारा तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ अलग कंपाउंड आएगा जो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना होगा। तो क्या आएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। क्या आएगा बच्चों? HCl। अब हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनकर आया है वो अलग है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जो बनकर आया है इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन ये बना तो इन्हीं एलिमेंट से है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आया। जो यहाँ पर था कुछ डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। इसी वजह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बैलेंस करके यहाँ पे चलना होता है। हमारी इक्वेशन इस पर डिपेंड होती है। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। नंबर ऑफ एलिमेंट ये नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो H2 और Cl2 इन्वॉल्व इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है हाइड्रोजन और क्लोरीन, शुड बी रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे। यहाँ पे क्या सेम है? हाइड्रोजन के 2 हैं, Cl के 2 हैं। यहाँ पे देखिए क्या, तो आगे से क्या लगा देंगे? इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। केमिकल शुड रिमेन सेम होने चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। बात समझ में आती है। हम इक्वेशन में एलिमेंट के मास को बैलेंस कर रहे होते हैं, इस वजह से हमें दोनों साइड में एलिमेंट्स को, एटम्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
बेसिकली बच्चों रिएक्शन 4 टाइप की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है कंबाइन होने वाली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सबको पता होता है, जब भी कोई दो चीज आपस में कंबाइन होती है हम उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। तो सेम ही है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कुछ एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाए। याद रखना, केमिकल रिएक्शन है तो सब्सटेंस तो नया बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक दो तीन कितने बन सकते हैं। तो अगर सिंगल बन रहा है, अगर प्रोडक्ट हमारा सिंगल बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, ये है हमारे दो रिएक्टेंट कंबाइन, आपस में कंबाइन हो गए, टू फॉर्म बना दिया अ सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट। बात समझ में आती है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं लेकिन बना वो एक ही सब्सटेंस रहे हैं। लिखा हुआ है टू और मोर रिएक्टेंट, यानी एक हो, एक तो नहीं, दो हो, दो से ज्यादा हो, 10-15 कितने भी हो, लेकिन वो प्रोडक्ट जब बनेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आती है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ इसमें। बर्निंग ऑफ कोल, ये छोटा हो गया ना ज्यादा। बर्निंग ऑफ कोल, मेरे पास कार्बन था, कैसी स्टेट होती है, सॉलिड। बेटा जब हम इसे जलाएंगे तो हम इसे कहाँ जलाएंगे, हम इसे जहां भी जलाएंगे, हवा में ही जलता है कोई चीज, तो क्या होगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। कभी भी हम इक्वेशन लिखते हैं हम सिंबल लिखते हैं, कार्बन नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा कार्बन का सिंबल सी। फिजिकल स्टेट लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस, या फिर एक्वेशियस एस। ऑक्सीजन गैस, क्या दिया हमें, CO2। यानी अगर हम कार्बन ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, दो या ज्यादा रिएक्ट हुए, बनाया कुछ, बनेगा तो कुछ अलग जरूर बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। तो ये कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस है ना ये, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संग रिएक्ट होके H2O वाटर बना रहा है, बन तो लेकिन एक ही कंपाउंड रहा है ना, ये तो कहा था टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो जो भी बनाएंगे वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सिंगल ही बन रहा है ना। तो ये रिएक्शन कैसी है, ये भी रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं इनकी फिजिकल स्टेट लिख रही हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। यानी कोई भी दो या दो ज्यादा रिएक्टेंट जब मिलकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार देखिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, या फिर डिकम्पोजिशन का उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। थ्योरी को नहीं पढ़ते, एक प्रैक्टिकल फेज देख लेते हैं। मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेरे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, ये कहा था ना, और वो मिलकर कोई एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, यही कहा था ना। तो इसका उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। क्या होता है, डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है ना, वो जो बड़ा कंपाउंड जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाता है, और पहले ये मिलकर इसको बना रहे थे, अब ये ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा मल्टीपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। समझ गए, यानी कि दोनों दूसरे का उल्टा होती है, अपोजिट। अब हम समझेंगे द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट
ब्रेक हो जाएगा टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई एक सिंगल कंपाउंड बना रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ रिएक्शन बताई थी एग्जांपल के तौर पे, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, किसकी, कॉम्बिनेशन की। यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शंस मल्टीपल भागों में स्प्लिट्स हो रही हैं, लेकिन वो स्प्लिट्स करने के तरीके अलग अलग हैं। यानी मुझे ये तो पता है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, लेकिन स्प्लिट करने के तरीके अलग अलग हैं। तो उसमें एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, हमें नाम से लग रहा है कि कुछ एनर्जी लग रही है इसमें, गर्म करके अलग अलग हो रहे हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि कुछ आयन से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। एक है फोटोलाइसिस, यानी कुछ लाइट से रिलेटेड है। बात समझ में आती है। तो मेरे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैं जो एग्जांपल्स लिखूंगी, वो सारी एग्जांपल्स, वो सारी रिएक्शंस एग्जांपल होंगे डिकम्पोजिशन के, लेकिन कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन उसमें हुआ है वो हम कैसे देखेंगे कि वो किस तरह से ब्रेक हुई है, वो किस तरह से स्प्लिट हुई है, वो थर्मल से स्प्लिट हुई है, इलेक्ट्रोलाइसिस से स्प्लिट हुई है, या फिर वो फोटोलाइटिक से स्प्लिट हुई है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। जो हम रिएक्शंस लिखेंगे वो इनमें से कौन से डिकम्पोजिशन को फॉलो कर रही है। बात समझ में आती है। इतना पता लग गया ना, कोई भी एक कंपाउंड ब्रेक होता है दो से ज्यादा सब्सटेंस में, दो या दो से सब्सटेंस में, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो ब्रेक हो रहा है ये प्रोसेस वो कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर फोटोलाइसिस, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके बाद। तो हमारी पहली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है थर्मल। कौन सी होती है, थर्मल। तो मुझे मुझे नाम से पता लग रहा है कुछ एनर्जी से रिलेटेड काम हो रहा है इसमें, हीटिंग से रिलेटेड काम हो रहा है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन यानी रिएक्शन, यानी कोई भी इक्वेशन को इस तरह से ब्रेक करना कि हम उसे गर्म कर रहे हैं। यानी हम जब किसी कंपाउंड को गर्म करते हैं और तब अगर वो ब्रेक हो गया, यानी कि वो गर्माहट से ब्रेक हो रहा है, यानी कि वो हीटिंग इफेक्ट से ब्रेक हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आती है बच्चों। कंपाउंड जब मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा मल्टीपल सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं तो उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन जो ब्रेक होने के प्रोसेस होते हैं, कभी वो थर्मल से चेंज हो रहा होता है, कभी वो इलेक्ट्रिक करंट से चेंज हो रहा होता है। तो जो वे ऑफ चेंजेस होते हैं, इन्हें हमने डिकम्पोजिशन को स्प्लिट करते हैं। मैंने बांट दिया है कि डिकम्पोजिशन इतने टाइप के होते हैं। यानी ब्रेक होना किसी कंपाउंड का दो या दो से ज्यादा भागों में ब्रेक होने को डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन अब ये होते कितने टाइप के हैं, तो पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन जब व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीटिंग इफेक्ट, यानी कि जब जो ये विघटन की प्रक्रिया हो, हिंदी में से विघटन कहते हैं, जब ये विघटन की प्रक्रिया हो रही होती है तो अगर ये हीटिंग इफेक्ट से होती है, अगर ये गर्माहट एनर्जी से होती है, किसी गर्म एनर्जी से होती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था। आप सब जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, चूने का पत्थर टाइप होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब हम इसे हीट इफेक्ट करेंगे, ये जो ट्राइंगल का सिंबल होता है ये हीटिंग का सिंबल होता है। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कहा था जो एलिमेंट रिएक्टेंट में होगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी टूटेगा। एनर्जी ना कोई भी मैटर ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे भी कैल्शियम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। बात समझ में आती है। और ये बैलेंस है। कैल्शियम कितना है, एक। कैल्शियम कितना है, एक। कैल्शियम का Ca सिंबल होता है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और एक 3 है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ये बेटा जो Ca है, ये जो Ca है ये कैल्शियम है। Ca क्या है, Ca हमारा कैल्शियम है, C हमारा कार्बन है, O हमारा ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी आ गया होगा। इसी रिएक्शन में हम इक्वेशन को बैलेंस ही कर रहे हैं, जो मैंने मास का बताया था वो भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो ये ब्रेक होके टूट रही है तो डिकम्पोजिशन है। और जो इसका ये जो ब्रेक हो रही है ये किस तरह से हो रही है, कौन से वे से हो रही है, तो ये हीटिंग इफेक्ट के जरिए से ब्रेक हो रही है, तो यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि होता है हीटिंग इफेक्ट से, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को मैं दो अलग अलग सब्सटेंस में तोड़ूंगी, क्या करके, उसे गर्म करके, उसमें हीटिंग इफेक्ट देके, तो वो टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में,
कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये क्या था बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आती है? ऐसी रिएक्शन जो कि हीटिंग इफेक्ट से ब्रेक हो रही है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो रहा है इसका मतलब। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कब होगा? जब कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से ब्रेक होगी। थर्मल कब होगा? जब कोई भी कंपाउंड गर्माहट करने से ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब मैं किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी और तब वो दो अलग अलग सब्सटेंस या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से ब्रेक हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस कंपोजिशन, बिकॉज यूज इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है। यानी कि मेरे पास वाटर था, मेरे पास क्या था? वाटर था। अगर मैं पानी का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगी, पानी में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करूंगी, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पे तो ऑक्सीजन एक है, वहां पे दो है, तो मैं कम तो कर नहीं सकती, मैं मल्टीपल बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने यहां से 2O कर लिया, 2O हो गया 2, लेकिन अब H2 तो इधर ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं? 2H2O। ठीक है, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन से समझ में आ गई ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि हीटिंग इफेक्ट के जरिए से हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा डिकम्पोजिशन कि इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से हो रहा है। ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है अभी समझेंगे। हमने थर्मल समझ लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस समझ लिया। फोटोलाइसिस में क्या होता है बच्चों? ऐसा डिकम्पोजिशन यानी कि कंपाउंड का कि सनलाइट की प्रेजेंस में टूटना। किसमें टूटना? सनलाइट की प्रेजेंस में। यानी अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, अगर मैं उसे गर्म करूंगी तब वो टूट रहा है, तो मुझे क्या बोलेंगे? थर्मल। अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगी, वो तब टूट रहा है, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसे मैं सनलाइट में ब्रेक कर सकती हूँ, किसमें कर सकती हूँ? सनलाइट में ब्रेक कर सकती हूँ, तो मैं उसे क्या बोलूंगी? फोटोलाइटिक। क्या बोलूंगी मैं उसे? फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन होगा सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका लेंगे हम? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोरीन, ये जो क्लोरीन होती है बड़ा सॉलिड होती है, वाली गैस नहीं होती। तो जब मैं सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में, मैं AgCl को मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखूंगी, तो ब्रेक होगा सिल्वर और क्लोरीन में। किसमें होगा? सिल्वर और क्लोरीन में। और ये रिएक्शन बोर्ड में सबसे ज्यादा आती है, और ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन के रूप में ना आके इसको हम कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन में यही रिएक्शन यूज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रिएक्शन नाम से आती है ये बोर्ड में, उसमें AgCl, ये सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि मैंने जान लिया थर्मल में हम किसका एग्जांपल देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का। और हम इलेक्ट्रोलाइसिस में किसका एग्जांपल देंगे? वाटर के ब्रेक होने का। और वाटर के बनने का हम किसमें देंगे? कॉम्बिनेशन में दे देंगे। ठीक है, और हम सिल्वर ब्रोमाइड किसमें देंगे? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, अब डिस्प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये डिकम्पोजिशन के पार्ट्स थे कि इन टाइप डिकम्पोजिशन में ये टाइप्स होता है। अब थर्ड रिएक्शन कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अपने से कम या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो अपने अमूमन घर की भाषा में भी देखते हैं, जो ताकतवर होता है वो अपने से छोटे या कम ताकतवर को धक्का दे देता है और वो गिर भी जाता है। तो सेम यहाँ पे ऐसे होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ। मेरे पास A और B था, मैंने रिएक्ट कराया इसे C से। जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव है A से, जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव है A से, तो क्या करेगा? A को डिस्प्लेस कर देगा और वो A की जगह में खुद आ जाएगा। A की जगह कहाँ है? B के साथ है,
तो बी के संग कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, और वो ए को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें ज़्यादा ताकतवर इंसान साइंस की लैंग्वेज में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी की जगह से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने एक रिएक्शन ली है Fe जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या अब मैंने उसे कॉपर सल्फेट के संग क्या करा है, रिएक्ट करवाया। कॉपर सल्फेट को हिंदी में कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं, नीला थोथा। ये एक इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉपर सल्फेट। ये एक नमक का विलियन टाइप होता है, सॉल्यूशन होता है एक, ये नीले रंग का नमक का विलियन, नीले रंग का एक सॉल्यूशन होता है। मैंने इसमें आयरन को रिएक्ट करवाया, तो आयरन ने क्या करा बच्चों, सल्फेट के साथ वो खुद आ गया। SO4 क्या है, यहाँ पे सल्फेट है। SO4 क्या है, सल्फेट है। Cu कॉपर है। तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था तो कॉपर की जगह खुद आ गया सल्फेट के साथ, और उसने कॉपर को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आती है, क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, और ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो डिस्प्लेस कर देते हैं तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन, इज कॉमन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके खुद के सॉल्यूशन में से, और वो खुद उसकी जगह पर आ गया। इस रिएक्शन को मैंने एक नॉर्मल प्रैक्टिकल बेस में आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरे पास नेल थी, बिल्कुल न्यू थी, ब्राइट थी, शाइनी थी, ठीक है। बाद में वो ऐसी हो गई। वो ऐसी क्यों हो गई, हम ये अपनी एक एक्टिविटी से जानेंगे। मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था जिसका बेसिक कलर होता है ब्लू कलर, इसलिए इसे हिंदी में नीला थोथा भी कहते हैं। मैंने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बिल्कुल नई ब्राइट शाइनी नेल को डाल दिया। मैंने इसे डाला तो जो सॉल्यूशन ब्लू था वो कैसा हो गया, ये बात ही कंडीशन है, ग्रीन कलर का हो गया। कैसा हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया। क्यों हो गया वो ग्रीन कलर का, क्योंकि आयरन रिएक्ट कर गया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जब मैंने इस आयरन नेल को ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डाला तो आयरन ने क्या करा, इसमें से कॉपर को अब्सॉर्ब कर लिया अपने अंदर। आयरन नेल ने कॉपर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और नेल का कलर ये हो गया ब्राउनिश, क्योंकि इसने कॉपर को अपने ऊपर ले लिया और कलर को कैसा कर दिया, ग्रीन कर दिया। यानी ब्लू में से ग्रीन कलर हट गया, कॉपर हट गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और अब ये कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। सल्फेट में से कॉपर हट गया, अभी जो ग्रीन कलर है किसका है, ये आयरन का कलर आ गया इसमें। बात समझ में आती है। हम ये भी कर सकते हैं, अगर मैं Fe की जगह Zn कर दूं, क्या कर दूं, जिंक, कॉपर सल्फेट के से करवाऊं इसकी रिएक्शन, जिंक भी सॉलिड होते हैं, तो क्योंकि ये भी क्या है, ये भी कॉपर से ज्यादा, ये भी कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी क्या कर देगा, कॉपर को हटा देगा और ZnSO4 आ जाएगा। कॉपर को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, वो सारी रिएक्शन क्या होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी। बात समझ में आती है। अब ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट अभी सिंगल हो रहा है, अब जब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर आयंस के एक्सचेंज होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, रिएक्टेंट अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। बात समझ में आती है। आयन एक्सचेंज कैसे होते हैं, किसी कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ ही क्या मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि आयंस कैसे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आयंस हमेशा कैसे अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सेम साइन के ना हो। मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों, मैंने बताया था कंपाउंड कैसे बनता है, बताया था मैंने। मेरे पास एक एलिमेंट था सोडियम, मेरे पास एक एलिमेंट है कैल्शियम, मेरे पास एक एलिमेंट है क्लोरीन। इसमें कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्यों साइंस में कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बना है, सोडियम कैल्शियम नाका NaCl, क्यों नहीं बना है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आयंस कैसे हैं इसके, पॉजिटिव पॉजिटिव है। यानी वही एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे जो कैसे होंगे, डिफरेंट आयंस के होंगे, जिनके आयंस अलग अलग होंगे। क्या CaCl से कुछ बनता है, CaCl से बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये पॉसिबल है। NaCl पॉसिबल है, पॉसिबल है। सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव
CaCl2 भी बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी एलिमेंट वही आपस में रिएक्ट भी करते हैं जो डिफरेंट आयंस के होते हैं, तभी कंपाउंड पॉसिबल होता है, वरना कंपाउंड ही नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे ये तो पता लग गया ना कि कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और वो एलिमेंट कैसे होते हैं, डिफरेंट आयंस के होते हैं। अब ऐसे ही अगर मेरे पास अलग अलग कंपाउंड होंगे, उनके आयंस एक्सचेंज करेंगे, उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट बनती कैसे है। देखिए एक रिएक्शन से समझिए, मेरे पास कोई ये रिएक्टेंट था A पॉजिटिव B नेगेटिव, ये मेरे पास एक पूरा कंपाउंड है। मैंने इसको रिएक्ट कराया एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो था CD। क्या था, CD। ये प्लस है, ये नेगेटिव है। ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, सभी जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, यानी क्या बनेगा, BC प्लस AD। यही तो पॉसिबल बनेगा, पॉसिबिलिटी इसी की होगी, क्योंकि आयंस हमेशा डिफरेंट में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यही समझाने का तरीका था कि मेरे पास, हमें ये तो समझ में आ गया थी एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, लेकिन बात तो ये भी है ना कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो कैसे रहे, हमें ये जानना जरूरी है ना। अब समझते हैं जो मेन क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट था मेरे पास, बेरियम क्लोराइड था। जब मैंने इन दोनों रिएक्टेंट्स को रखा, अब इन दोनों रिएक्टेंट के आयन क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे। तो कौन सा आयन किससे एक्सचेंज होगा, जो पॉजिटिव होगा वो कहां जाएगा, नेगेटिव के साथ। वो कहां जाएगा, नेगेटिव के साथ। जो नेगेटिव होगा वो कहां जाएगा, पॉजिटिव के साथ। और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आयन के एक्सचेंज होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम आते हैं प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, बेटा एक सॉलिड होता है जो कि घुल नहीं सकता, ना घुलने वाला ऐसा सॉलिड जो कि सॉल्यूशन में से ही कम्स आउट होता है, सॉल्यूशन में से ही आता है, लिक्विड फॉर्म में से ही आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सॉलिड होता है जो घुलनशील नहीं होता, जो सॉल्यूबल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। साइंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। अच्छा, मुझे इसके नाम से पता लगना, ऑक्सीडेशन यानी कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड, रिडक्शन यानी कुछ कम हो रहा है, कुछ कम होने से रिलेटेड। तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हमसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है ना, इसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, हाइड्रोजन प्लस हो रहा होता है। याद रहेगा, ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा ऑक्सीजन डिक्रीज, हट रही होती है, रिमूव हो रही होती है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तुम समझ जाएंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के जुड़ने को और हाइड्रोजन के रिमूव होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के ऐड होने को, हाइड्रोजन के ऐड होने को और ऑक्सीजन के रिमूव होने को रिडक्शन कहते हैं। ये तो एक बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं हम देखेंगे कैसे कि हाइड्रोजन हट रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हम ऐसे देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास मैग्नीशियम था, मैंने ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कराया, स्टार्टिंग रिएक्शन चैप्टर की, 2MgO। क्या यहाँ पे मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन है, नहीं है ना। लेकिन जब वहां हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, बेटा यहाँ पे S के संग हाइड्रोजन हट गया है, तो यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं था लेकिन अब हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। यानी अगर हाइड्रोजन लेस हो जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, दूसरा आता है रिडक्शन में, बेटे कॉपर ऑक्साइड था, यहां पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हम इसका रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन हट गई, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट गई, कॉपर से पहले थी, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसमें देखते हैं,
आयरन ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट कराया, यहाँ पे O के 4 एटम थे जो कि आयरन के साथ थे, आयरन ऑक्सीडाइज था यहाँ पे सिंगल आयरन रह गया, ऑक्सीजन के क्या हो गए, हट गए, तो ये क्या हो गया है, रिडक्शन। क्या हो गया ये, रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, ये रिडक्शन। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम जो एलिमेंट है हमारे पास, जो कंपाउंड है हमारे पास, हम जब ये रिएक्ट के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उन प्रोडक्ट में देखते हैं कि हाइड्रोजन लेस हो रहा है या हाइड्रोजन लेस हो रही है, दोनों सेम है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दोनों में से कौन लेस हो रहा है। तो हाइड्रोजन जहां पे ऐड होता है उसे हम बोल देते हैं रिडक्शन, जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, देखिए इसे एक बार। और एक और चीज, अगर कभी ऐसा भी तो होता है ना, जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, इसमें सिंगल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें नहीं, रिडक्शन इसमें नहीं। कुछ रिएक्शन तो ऐसी भी होती है ना जिसमें, जैसे कि ये वाली है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, यहां पे देखो ऑक्सीडेशन। तो कुछ रिएक्शन तो ऐसी भी होती है ना कि उनमें हाइड्रोजन हट भी रहा है, यानी कि वो रिडक्शन भी हो रही है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है कंपाउंड में, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ऐसी रिएक्शन जब रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन एक साथ होता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि बोर्ड की पर्सपेक्टिव से जरूर आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे हम यही समझेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों। तो अब हम समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। जब भी ऐसी रिएक्शन, जिसमें पहले भी ये बताइए, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होता है। ऑक्सीडेशन कब होता है बच्चों, जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन लेस हो जाए। रिडक्शन कब होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन लेस हो जाए, ठीक है, हट जाए, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी होता है। एक ही रिएक्शन के अंदर या तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा और ये वाला साथ हो जाएगा, या फिर ये वाला और ये वाला साथ हो जाएगा, या फिर ये और ये हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस एक साथ एक ही रिएक्शन में हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, जैसा कि हम नाम में ही नोटिस कर सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास AB एक एलिमेंट था, मैंने रिएक्ट कराया CX के साथ, ये बन गया AbO CXH। क्योंकि बच्चों इसमें हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएं, ठीक है, एट द सेम टाइम, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप जैसे थ्योरी पढ़ लीजिए, अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक जो हमारा अभिकर्मक है, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, अभिकर्मक, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद, शायद उत्पादक। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक रिएक्टेंट तो क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, जबकि दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, और दोनों एक ही रिएक्शन के दौरान हो रहे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि इसमें हो रहा है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास कॉपर ऑक्साइड था, मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना, कॉपर। आप देखेंगे बच्चों इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, यानी कि क्या होगा, ऑक्सीजन हटती तो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। हाइड्रोजन यहां पे क्या हो रहा है, H2 के साथ, H2 यहां पे भी है, H2 यहां पर भी है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन नहीं थी, अब ऑक्सीजन ऐड हो गई है। अगर ऑक्सीजन ऐड होती तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो रहे हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, यानी दिस इज द एग्जांपल ऑफ
रेडॉक्स रिएक्शंस। ये क्या है बच्चों, ये एग्जांपल हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के। मेरे पास जिंक ऑक्साइड था, मैंने कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना, जिंक पहले O था, अब ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन अब आ गई है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन गया बच्चों, ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अमोनिया था मेरे पास, ब्रोमीन के संग रिएक्ट करवाया, क्या बना, नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब आप देखिए बेटा, ये इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बनकर अमोनिया बनता है। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन क्या हो रही है, हट रही है। हाइड्रोजन माइनस किस में है, ऑक्सीडेशन में, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन अब आ गई है, हाइड्रोजन ऐड किस में हो रही है, रिडक्शन में बच्चों, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये हमें समझ में आ गया रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। अब आप लोगों ने अब तक तो शायद इसको क्या कर लिया होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, हमसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे बैलेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। दोनों तरफ मास एटम का बराबर, एलिमेंट का एटम दोनों साइड बराबर होना चाहिए। मास क्योंकि ना कम हो, ना मास अपने बन सकता है, ना क्रिएट हो सकता है, और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, याद है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट है अमोनिया, एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ब्रोमीन, बस यही है। नाइट्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक है और उस साइड में दो हैं, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एक है, वहां दो हैं। माइनस तो मैं कर नहीं सकती, क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करके ऐड, 2n 2n, ये बैलेंस हो गया। बेटा ब्रोमीन को बैलेंस करो, ब्रोमीन दो थे, यहाँ ब्रोमीन कितना है, एक है। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 3 2 जा, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, हाइड्रोजन के 6 हैं, यहाँ हाइड्रोजन केवल 1 है। ब्रोमीन के कितने हो गए, 6 हो गए, अब हाइड्रोजन के भी 6, ब्रोमीन के भी 6, यहाँ ब्रोमीन के 2 है, होगी बैलेंस। प्रैक्टिस करते रहिए, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बैलेंस सीखना चाहते हैं इक्वेशंस को, तो आप नीचे कमेंट सेशन में लिखिए, हम एक पूरी डाउट सेशन इक्वेशन को बैलेंस करने का ही बताएंगे, ठीक है। देखिए इसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये, ओके। अब हम समझेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के डेली लाइफ में प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे ऑक्सीकरण। तो डेली लाइफ में ऑक्सीजन के होते हैं इफेक्ट, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर है। ये आप समझेंगे थोड़े से 5 मिनट बाद। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। जब भी किसी मेटल को, ये मेटल कुछ भी हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, कुछ भी, जब भी मैं किसी मेटल को बाहर हवा में रखती हूँ तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और जब वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो, जैसे ये एक मेटल है, इसे मैंने बाहर हवा में रख दिया, अभी क्या करेगा, ये बाहर हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो इसके बाहर का लेयर है, जो बाहर की इसकी लेयर है, ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। भाई ऑक्सीजन पहले बाहर की हवा में तो अटैक करेगी, जब ये लेयर रस्ट हो जाएगी, ये झड़ जाएगी, फिर और अंदर और अंदर और अंदर जाती रहेगी। एक टाइम के बाद आता है कि लोहा टूट जाता है जंग लगने के कारण। वो जंग लगना ही कोरोजन ऑफ आयरन कहलाता है, ठीक है। अगर वो कोई और मेटल है तो कोरोजन ऑफ दैट मेटल हो जाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिया था कि जब भी कोई मेटल को हम बाहर हवा या ऑक्सीजन में रखते हैं, या फिर उसके सराउंडिंग कुछ भी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मॉइस्चर, वाटर, एयर एटसेट्रा, कुछ भी जब उसमें बार बार अटैक करता है, तो वो मेटल उस ऑक्सीजन या फिर उसके संग रिएक्ट होके अपने ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है, ये मेटल को वीक कर देती है। जब मेटल वीक होता है तो धीरे 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 मेटल क्या होता है, क्षय, इसका रस्ट होने लगता है। तो इसी चीज को हम कोरोजन कहते हैं। बात समझ में आती है। इसका एग्जांपल है, जब आयरन को हम बाहर रखते हैं तो आयरन में क्या जंग लगने लगता है। जो जंग है वो मेटल ऑक्साइड ही है, जो रेडिश ब्राउन कलर का जंग होता है वो मेटल ऑक्साइड ही है। आपने देखा होगा, जब भी कोई हाथ में कभी देखा होगा, लोग कॉपर की अंगूठी पहनते हैं, धातु की अंगूठी, तो वो ग्रीन होने लगता है। इवन उनका ग्रीन जो मार्क होता है वो उनकी उंगली में भी रह जाता है। तो वो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड कहेंगे उसे। मेटल कॉपर में हो, वहां पे मेटल कॉपर है।
यहाँ पे मेटल सिल्वर है। हम देखते हैं जब भी कोई पेरेंट्स, हमारी मम्मियाँ जो एंकलेट पहनती हैं तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक होने लगती हैं, अपनी सराउंडिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो सिल्वर होता है वो सिल्वर ऑक्साइड में कंटेन हो जाता है और वो ब्लैक कलर देने लगता है। तो क्या होता है, चांदी क्या हो रही है, कोरोड हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जैसे कोरोजन ऑक्सीडेशन का इफेक्ट था, वैसे रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन की वजह से ही होती है। लेकिन ऑक्सीडेशन में क्या था, जो कोरोजन था उसमें क्या था कि मेटल के संग मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था। इसमें क्या होता है बेटा, खाना और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। जब हम कभी अपने आसपास देखते हैं खाना जब सड़ जाता है, जो खाना सड़ जाता है एक्चुअली बेटा रेंसिडिटी ही होती है, क्योंकि खाने का जो ऑयल होता है या फिर खाना जो होता है वो एयर के कांटेक्ट में आके उसके संग रिएक्ट करता है, और क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है तो खाना क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब हम कभी देखते हैं हमारे आसपास कभी किसी पार्क या फिर फील्ड में शादी होती है, तो शादी वाली रात तो कुछ ठीक रहता है खाना, जब नेक्स्ट डे जब टेंट वेंट उठ रहा होता है तो हम देखते हैं जो खाने का एरिया होता है मैसी, उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। जो खाने में यूज्ड ऑयल होते हैं और जो खाना होता है वो क्या होता है, वो सड़ जाता है। वो क्यों सड़ता है, क्योंकि हवा उसके संग, एयर उस खाने और ऑयल के संग रिएक्ट करती है और खाने और ऑयल का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, गंदी बदबू आती है और खाना क्या होता है, सड़ता है। और मतलब सड़ा हुआ खाना तो टेस्टलेस ही होगा, तो इट लीड्स टू मैसी स्मेल एंड मैसी टेस्ट। ठीक है, यानी फैटी ऑयल, यानी फैटी खाना ऑयल जब सड़ते हैं तो उसे रेंसिटी कहते हैं। इसमें से ये आए ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीडाइज्ड ना हो इसलिए क्या करते हैं। आपने कभी बेटा, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि जैसे अब खाने को बचाने के लिए हम करेंगे क्या, जो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं उनमें, क्योंकि चिप्स तो ऑयली सामान है, वो तो ऑयली फूड है, जंक फूड है, तो वो क्यों नहीं सड़ता जो मार्केट में चिप्स के पैकेट्स आते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। आप कभी भी कुरकुरे चिप्स वगैरह का पैकेट लेंगे, नमकीन का पैकेट लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो पैकेट होता है उसमें गैस भरी होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है जो कि ऑयल और फैटी को, जो कि फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज्ड होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल एक आता है कि फूड को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, या फिर चिप्स के पैकेट्स में किस गैस का यूज होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब एक और आता है, ये लास्ट होने वाला है बस। अब एक और आता है कि एनर्जी, जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी निकलती है, कुछ रिएक्शंस होती है जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, अब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह से हमने एनर्जी रिएक्शंस को दो भागों में क्लासिफाई करा है। पहला होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी को आप रिवाइज करिए, फिर हम इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपने पढ़ ली। अब हम यानी कि जो अगर कोई आपसे बोलता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास नॉर्मल होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं। ये भी एनर्जीज ही हैं। इनमें भी जो एनर्जी होगी वो देखेंगे कि दो मिलके एक बन रहा है तो कॉम्बिनेशन होगा, कोई एक मल्टीपल में टूट रहा है तो वो डिकम्पोजिशन होगी, कहीं किसी में सेट, कोई किसी को अलग कर रहा है रिएक्शन से और उसकी जगह खुद आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर इनमें एक्सचेंज हो रहे हैं आयंस के तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। बट फिर आता है कि इन्हें किस बेस पे क्लासिफिकेशन करा हुआ है। तो बेटा अगर हम टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शंस को क्लासिफाइड करें, टेम्परेचर के बेस्ड पे, तो दो रिएक्शंस होती हैं। हालांकि हो ये भी सकती हैं, हो सकता है इनमें से कुछ रिएक्शन कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, लेकिन बात यह कि किसी में एनर्जी निकलती है और किसी में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, इस बेस में टेम्परेचर के बेस पे हमने रिएक्शंस को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या फिर प्रोसेस कह दीजिए जिसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। एनर्जी बाहर क्यों निकलेगी, जब एनर्जी एक्स्ट्रा होगी तभी तो एनर्जी बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट is greater than total energy of product.
जब भी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट कुछ बन चुका है, उसके बाद बची एनर्जी क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन जब एंडोथर्मिक क्या होती है, ऐसे रिएक्शंस जो रिएक्शंस होने के लिए एनर्जी को गेन कर रही है। यानी कि बच्चों, जब रिएक्टेंट, बेटा पहला स्टेप तो रिएक्शन का यहीं से शुरू होता है, रिएक्टेंट से। जब रिएक्टेंट अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को लेगा अपने अंदर, और फिर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि एनर्जी को ले रहा है, तो ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसमें रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी है, इवन ज्यादा ही है, और वो प्रोडक्ट बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा बच रही है तो वो रिलीज कर देता है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से एनर्जी ले रहा है कोई नया बनाने के लिए प्रोडक्ट, उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें होगा रिलीज एनर्जी, क्या होगा, एनर्जी वो रिलीज हो रही है। इसमें होगा रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी अपने अंदर लेनी है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, एसिड बेस एंड साल्ट। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एसिड बेस एंड साल्ट। थैंक यू सो मच।